आप सभी का स्वागत है एवीसी एलएलपी एकेडमी में। मेरा नाम अंशिका है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। हमने पार्टनरशिप बहुत बार सुना होगा, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, ये कैसे अलग है किसी नॉर्मल पार्टनरशिप से, आज हम ये जानेंगे। किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर क्या है और साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल डिसीजन और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो कि केस टू केस अलग होता है। तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि अगर किसी का ऑब्जेक्ट अलग है, नेचर अलग है, साइज़ अलग है, तो हमको किस फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी को फॉर्म करना चाहिए, आज हम ये जानेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रस्ट। उसके बाद में आज हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। तो एलएलपी, व्हाट डज इट मीन, एलएलपी का मतलब क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट ये क्या होता है और एलएलपी के कंप्लायंसेस क्या हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहला है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप की तरह ही फॉर्म होता है, लेकिन सबसे इसका अगर मेन फीचर देखेंगे तो ये रजिस्टर्ड अपने एक्ट के अंदर ही होता है। जैसे कि पार्टनरशिप में उनका खुद का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। किसके साथ, विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन ये होता है, हमने कंपनी में बहुत बार सुना होगा कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, मतलब मेंबर आए जाए लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी। फिर उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी जो है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है और लीगल एंटिटी होती है, जो कि अपने पार्टनर से अलग होती है, उसका अपना एक वजूद होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। उन दोनों में भी 2 इंडिविजुअल एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक कोई पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टनर्स हमारे फॉरेनर्स नहीं हो सकते। उसके बाद में एलएलपी का परपीचुअल सक्सेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद म्यूचुअल राइट्स और जो ड्यूटीज़ है वो एलएलपी में और उसके पार्टनरशिप में कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो एलएलपी एक्ट में जो भी प्रोविजंस होंगे उसके हिसाब से म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पार्टनरशिप के डिफाइन होंगे। फिर उसके बाद में कोई एक पार्टनर अगर अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, इलीगल कुछ काम कर रहा है, तो उस काम के लिए कोई दूसरा पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। उसके बाद में एलएलपी को अपना एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करना है टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है और उसमें इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आता है, तो वो देखेंगे। सबसे पहला है कि गवर्निंग बॉडी ही यहाँ पे अलग है। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो गवर्न होता है एलएलपी एक्ट 2008 के तहत, लेकिन पार्टनरशिप किससे गवर्न होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। रजिस्ट्रेशन एलएलपी में मैंडेटरी होता है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल रहता है। कई बार हमने देखा है कि ओरली कुछ लोग पार्टनरशिप में आ जाते हैं, कई बार होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट में और टाइम पेपर पे पार्टनरशिप एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद में मैनर ऑफ क्रिएशन क्रिएटेड बाय लॉ। एलएलपी तो जैसा कि हमने देखा कि गवर्निंग बॉडी है, एलएलपी एक्ट है और रजिस्ट्रेशन उसमें मैंडेटरी है, तो ये तो क्रिएटेड बाय लॉ ही है। लेकिन पार्टनरशिप में ये चीज़ नहीं होती है, कभी कभार ओरली भी होती है, कभी कभार एग्रीमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी अपने मेंबर से सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। परपीचुअल सक्सेशन एलएलपी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। कॉमन सील का जो कॉन्सेप्ट है वो एलएलपी में रहता है। किसी भी एक हम लोग कोई एंटिटी होती है, हर एंटिटी का कॉमन सील होता है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप जो कि लीगल एग्जीक्यूट ही नहीं है लीगली, तो उसका कॉमन सील कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें ये कॉमन सील का कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
उसके बाद लायबिलिटी, पार्टनर्स का जो है लिमिटेड लायबिलिटी होता है, जैसे कि नाम में ही अपने को पता चल रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी ही पार्टनरशिप होती है। फिर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में कुछ तो रिटर्न पेपर पे एग्रीमेंट पे साइन हुआ नहीं है, तो ईच पार्टनर का जो है लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कोई अपर लिमिट तो प्रिस्क्राइब नहीं है, नीचे का लोअर लिमिट तो प्रिस्क्राइब एटलीस्ट 2, बिना 2 के पार्टनरशिप कैसे होगा, लेकिन पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 उनका लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो वो इलीगल एसोसिएशन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर है हमारा एलएलपी एग्रीमेंट। अब हम देखेंगे कि एलएलपी एग्रीमेंट क्या है। तो जैसा कि एक बेसिक सवाल है, कोई किसी भी कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं या फिर उसकी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, तो उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट बोलेंगे, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग कंपनी लॉ की बात करें तो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट बोलेंगे तो क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है, और वही डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जो कंपनी के बारे में अपने को सब चीज़ बताता है। लाइकवाइज एलएलपी एग्रीमेंट भी वही चीज़ होती है कि ये हमको एलएलपी के बारे में, उसके पार्टनर्स के बारे में, उनका इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूशन है एलएलपी में, ये सारी चीज़ें अपने को डिफाइन करता है। उसके बाद में एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल हो जाना चाहिए विदिन 30 डेज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, और कोई भी अगर उसमें चेंजेस अपने को करनी है, फर्दर कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो वो भी अपने को रजिस्ट्रार को नोटिफाई करना होगा। अब सपोज ऐसा हो गया कि हमारा एलएलपी एग्रीमेंट तो बन गया और फर्दर अपने को उसमें कुछ चेंज करना है, अपने को कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर हमारा कुछ ऑफिस चेंज हो रहा है या फिर उसमें ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस उसमें अपने को कुछ चेंज करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट का हम ऑल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो होगा कि हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे और सबसे अप्रूवल ले लेंगे जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद में आता है कि फॉर्म 3 हम लोग फाइल करेंगे विद रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज ऑफ अमेंडमेंट इन द एग्रीमेंट में जो नया एग्रीमेंट हम लोग बनाएंगे एलएलपी एग्रीमेंट, उसमें जैसे ही हमारा नया अमेंडमेंट आ जाएगा फिर अपने को रजिस्ट्रार को विदिन 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करना है। बाद में फॉर्म 3 के साथ साथ अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट जो हमारा सबसे पहला एग्रीमेंट बना था वो, सप्लीमेंट्री और ऑल्टर्ड एग्रीमेंट जो न्यू एग्रीमेंट हमने एग्जीक्यूट किया वो, और कोई ऑप्शनल अटैचमेंट जो भी है जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या फिर अगर रजिस्ट्रार ने कोई डॉक्यूमेंट डिमांड किया है तो फिर दे देंगे। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि चेंज इन पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की वजह से, तो फॉर्म 3 तो हम लोग पहले फाइल कर ही रहे थे, उसके साथ साथ कौन सी फॉर्म जाएगी, फॉर्म 4, वो भी अपने को फॉर्म 3 के साथ साथ फाइल करनी है विद रजिस्ट्रार। अब हम लोग देखते हैं अदर एस्पेक्ट्स क्या होता है। वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, द capital contribution of each partner shall be accounted for and disclosed in account of LLP along with the nature of contribution। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है LLP में उसका नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को LLP में देना होता है। फिर जो कंट्रीब्यूशन दिया गया उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, उसकी वैल्यूएशन होगी बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट और बाय अप्रूव्ड वैल्यूअर मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अप्रूव्ड वैल्यूअर एक असाइन किया है कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करने के लिए उसके द्वारा। फिर देखेंगे हम लोग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, ये तो हमने देखा था। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको क्या क्या डिटेल्स फर्निश करनी है वो देखेंगे। मनी उनको कहाँ से रिसीव्ड हुआ है, क्या क्या एक्सपेंसेस उनके इनकर्ड हुए हैं, वो सारी डिटेल्स देनी होंगी। रिकॉर्ड देना होगा असेट्स एंड लायबिलिटी का, एलएलपी के पास कितना असेट्स है कितना लायबिलिटी है इसका अपने को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन सब की सारी डिटेल्स देनी होंगी। अदर एनी पर्टिकुलर्स
जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि अपने को ये डिटेल्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। थैंक यू सो मच।